बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, ओवर द फेंस के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। वैसे यूजली जी ओवर द फेंस किया करता हूँ मैं एंकर, मेरे साथ मौजूद होते हैं हमेशा डॉक्टर सजाद बुखारी, लेकिन आज कुछ पर्सनल मसरूफियात के बेसिस पे वो स्टूडियो में मौजूद नहीं है। कोशिश करेंगे उनको हम वीडियो कॉल पे ज़रूर लें, उनका भी हमने एक इनपुट लेना है प्रोग्राम के अंदर, उनकी इंसाइट भी बहुत ज़रूरी है कि हम प्रोग्राम के अंदर लें। उसके अलावा चंद और एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिनसे हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, उनकी इंसाइट लेंगे और साथ साथ गुफ्तगू के उनकी इनपुट्स भी लेते रहेंगे। ओवर द फेंस में आज जी थोड़ा बहुत हम अपने एक ओरिजिनल फॉर्मेट की तरफ वापस जाएंगे। ओरिजिनल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगाज़ ओवर द फेंस का जब हमने किया था तब अफ़गानिस्तान का एक जो इशू था, जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो टॉपिक्स आ रहे थे और जो हालात चल रहे थे, उस हवाले से एक अशद ज़रूरत थी इस तरह का प्रोग्राम डेडिकेट करने की जो सिर्फ़ और सिर्फ इस रीजन के हवाले से फ़ोकस रखे, क्योंकि दुनिया की भी नज़र अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। और स्पेशली जब से इस्लामी अमीरात अफ़गानिस्तान इंडक्ट हुई है, जब से उन्होंने हुकूमत संभालने की कोशिश की है, तब से काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन डामाडोल रही है। काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से आवाज़ें उठाई गई हैं, काफ़ी ह्यूमन राइट्स के हवाले से आवाज़ें उठाई गई हैं, ख़वातीन के राइट्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। और अब रिसेंटली एक नेचुरल डिज़ास्टर स्ट्रक किया अफ़गानिस्तान के अंदर, एंड उसकी वजह से लोगों ने ना सिर्फ अपनी जानें गंवाई बल्कि काफ़ी लोगों ने अपने उनके घर बर्बाद होते हुए उन्होंने देखा, घरों से बिल्कुल वो बाहर निकलते हुए उनको देखा। एंड काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी इकनॉमिकली भी अफ़गानिस्तान बिफोर दी अर्थक्वेक। इस ज़लज़ले से पहले भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात थे, ज़लज़ले के बाद मज़ीद मुश्किल हो गए। जो अफ़गान तालिबान है उन्होंने बिल्कुल जी अपील की है बाकी सारी दुनिया से, बाकी सारे जो ममालिक हैं जो इन्वेस्ट करते हैं और जिनका इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान के अंदर, उनसे अपील की है कि वो अफ़गानिस्तान को इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से निकालें, ह्यूमन एड के ज़रिए, चैरिटेबल सर्विसेज के ज़रिए कुछ कंट्रीब्यूट करें ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उससे वो जल्द अज जल्द बाहर निकल सके। उसके अलावा जी ऑब्वियसली ये कहना भी बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ एक नेचुरल डिज़ास्टर आता है या फिर किसी भी किस्म की कोई ऐसी कोई मुश्किल पेश आती है किसी मुल्क पे या फिर उसके जो बासी है उन पे, तो कुछ लोग उसमें से पॉलिटिकल गेन्स भी लेना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग उसमें से सिचुएशन का फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे स्पॉयलर्स का भी हमें ख़दशा रहता है। इस मरतबा भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि कुछ लोग पॉलिटिकल गेन्स भी ले रहे हैं, कुछ लोग इसके अंदर पब्लिसिटी स्टंट्स भी मार रहे हैं, कुछ लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा वोकल हो चुके हैं जब से 22 जून से जो एक डिज़ास्टर आया है अफ़गानिस्तान के अंदर। इस हवाले से आज के प्रोग्राम के अंदर भी हम डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में इस वक्त जी मेरे साथ मौजूद हैं पेशावर से वकाश शाह साहब, एंड उनको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के अंदर, उनसे उनका ओपिनियन लेंगे। उसके अलावा हमें प्रोग्राम में जी ज्वाइन किया है काबुल से इस्माइल अंदलीर साहब ने भी, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी उनका ओपिनियन लेंगे कि एक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड है क्या, सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है, ये उनसे पूछेंगे। सबसे पहले वकाश शाह साहब आपकी तरफ में आता हुआ चुनूँ, आप प्रोग्राम भी करते हैं डेडिकेटेड टू अफ़गानिस्तान एंड द रिलेशनशिप बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, कनेक्ट एफपैक के नाम से आपका प्रोग्राम भी है। इस हवाले से जो रिसेंट टॉक्स चलती रही हैं टीटीपी के हवाले से, पाकिस्तान के जो कंटिजेंट है उसके साथ, उस पर भी काफ़ी आपने प्रोग्राम्स किए, हाईलाइट किया है। लेकिन अब ये जो रिसेंट डिज़ास्टर जो आया है, नेचुरल डिज़ास्टर जो स्ट्रक हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, इस हवाले से सर बताइए क्या सेंटिमेंट है पाकिस्तान की तरफ से, क्या एड दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, क्या वो काफ़ी है, अभी भी काफ़ी उसमें कसर है, या फिर बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार नेबर होने का एक सबूत दिया है इस हवाले से? केवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे साथ उनकी बहुत बड़ी लंबी सरहद है। और अफ़गानिस्तान में जो हालात आते हैं वहाँ पे अगर अच्छे हालात है तो तब भी पाकिस्तान पर उनका असर होता है, अगर वहाँ पे ख़राब हालात होते हैं तब भी पाकिस्तान पर उनका असर होता है। ये जो पर्टिकुलर डिज़ास्टर जिसकी बात आपने की, यकीनन ये एक बहुत बड़ा हादसा था जिसमें हज़ार से ज़्यादा लोग इसमें जाँ बहक हुए, इसमें तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वहाँ पे तो वो बेघर हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है रीसेंट अफ़गानिस्तान के हवाले से। 15 अगस्त के बाद अगर हम देखें वहाँ पे जंग का सिलसिला जो था ओवर द लास्ट 40 ईयर्स वहाँ पे जो जंग जारी था, तो
अब ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे शायद कुछ अमन आ गया है या कुछ हालात थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन ये जो डिज़ास्टर था तो इसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है अफ़गानिस्तान को। जहाँ तक पाकिस्तान, एक तो ये जो डिज़ास्टर है इसको किस तरह उन लोगों ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने इसको कंट्रोल किया है, इसको टैकल किया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जहाँ तक एड एक्टिविटीज़ या वहाँ पे इमदाद पहुँचाने की बात है तो पाकिस्तान ने भरपूर इस डिज़ास्टर में, इस इवेंट में बहुत ज़्यादा मदद की है अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान में अपने भाइयों की। सबसे पहला जो रिस्पांस था वो पाकिस्तान की तरफ से था, क्योंकि जो दूसरे ममालिक हैं वो उनके जो सामान, जो एड, जो स्टफ थे तो वो बाहर आने थे। पाकिस्तान चूँकि बॉर्डर है तो पाकिस्तान ने पहले ही दिन जैसे ये वाक़या होता है तो पाकिस्तान की तरफ से 8 जो बड़ी गाड़ियां हैं तो उनका एक काफ़िला वहाँ पे पहुँचाया गया, जिसमें अद्वियात थी, खेमे थे और इस तरह फूड स्टफ़ थी उसमें से। इसके बाद पर रोज़ाना के हिसाब से हम देख रहे हैं कि दर्जनों के हिसाब से ट्रक्स अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो मुख्तलिफ क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जिस तरह वज़ीरिस्तान में अगर हम देखें या चमन के रास्ते या तुर्खम के रास्ते, तो लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें वो अफ़गानिस्तान वहाँ पे गई। इसके अलावा पाकिस्तान ने C-130 जहाज़ के ज़रिए भी जो फार फ्लंग एरियाज थे तो वहाँ पे जो ज़्यादा ज़रूरतमंद इलाके थे तो वहाँ पे वो सामान वहाँ पे पहुँचाया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इस क्राइसिस में सबसे ज़्यादा जो एक नेबर का रोल होता है, क्विक रिस्पांस किया है और बर वक्त पहुंचा है अपने अफगानिस्तान के जो भाई हैं, मैं हमारे इसमें बिल्कुल जी, हम यहाँ बैठे हुए हमारी नज़र भी है इस ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर। हम यहाँ से जो कर रहे हैं, अनाउंस करके भी कर रहे हैं, इसमें काफ़ी मीडिया में भी स्टेटमेंट्स भी आए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसके हवाले से काफ़ी सेंसिटाइज होते हुए देखे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री इसके हवाले से भी काम कर रही है। लेकिन ऑब्वियसली मीडिया चैनल पर बैठे हुए हमें एक न्यूट्रल एक तबसरा देने की भी बड़ी ज़रूरत है। क्या ये सारी जो एड है, ये जो पाकिस्तान की तरफ से ये जो मदद है, सपोर्ट है, इसकी एक्नॉलेजमेंट इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान की तरफ से है, क्या अफ़गान तालिबान की तरफ से, या फिर न्यूट्रली अगर इसको देखें तो इस सारी एड की, और जिस तरह आपने मेंशन किया कि सबसे पहले रिस्पांस पाकिस्तान से आया, इन चीज़ों की एक्नॉलेजमेंट न्यूट्रल प्लेटफॉर्म्स पे कितनी है, फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान से कितनी एक्नॉलेजमेंट है, और पब्लिक की लेवल पे कितनी एक्नॉलेजमेंट है? क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बहुत बहस चल रही होती है, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा जी इसको बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी करता रहा है, अभी भी कर रहा है। क्या लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये एड गया है, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लिया है इस एड के अंदर? क्या ये एक्नॉलेजमेंट उनकी तरफ से, या फिर ये सिर्फ हम अपनी कंजम्पशन के लिए सिर्फ ये खबरें चला रहे हैं? जहाँ तक एक्नॉलेजमेंट की बात है कि इससे पहले जो हम जी 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 वकास साहब बोलिए। अच्छा, सही नहीं तो केवान साहब मैं जवाब दूं? जी जी वकास साहब, आपसे ही मैंने पूछा, आप बोलिए। अच्छा, जहाँ तक अफ़गानिस्तान का रिस्पांस है तो यकीनन इस बार ये पहली बार है कि अफ़गानिस्तान के जो वहाँ पे टॉप लीडरशिप है, इवन जो अफ़गानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, या जो उनके दूसरे ऑफिशियल है, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले वहाँ पे जो इनके इलाके थे बॉर्डर के साथ, जो खौस, पख्तिया और पख्तिका के जो दूर दराज इलाके थे, जो पाकिस्तान के साथ उनकी जो उनके साथ जो फासला था तो वो या कुर्बत वो ज़्यादा थी, तो पाकिस्तान वहाँ पे जल्दी पहुँच गया बनिस्बत अफ़गानिस्तान। हुकूमती जो मशीनरी वो आ रही थी तो उससे पहले पाकिस्तान के लोग पहुँच गए, ये एक्नॉलेज किया जा रहा है। हाँ, जहाँ तक ये जो दूसरे जो ट्विटर पर, जो सोशल मीडिया पर जो वहाँ पे जो पुराने रिजीम के लोग हैं, जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, तो वो बिल्कुल इस चीज़ को वो नेगेटिवली ले रहे हैं और वो उनको तो एक मौका चाहिए होता है। तो पाकिस्तान की तरफ से जितना भी इमदाद गया तो उन्होंने इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एज ए प्रोपेगेंडा टूल इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की जानिब से हमने देखा कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऐलान किया कि हम वहाँ पे डॉक्टर्स भेज रहे हैं, वहाँ पे जो दवाइयाँ भेज रहे हैं,
हमारे जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है तो इनके लोग गए होस्ट एयरपोर्ट पर, इन लोगों ने वहाँ पे मैकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया, वहाँ पे सैकड़ों लोगों को उन्होंने फर्स्ट एड फराहम की। लेकिन ये कुछ तस्वीरें जो C-130 जहाज़ की जो वहाँ पे गई और वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा, जाहिर बात है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एड गई है तो उस पर पाकिस्तान का झंडा ही होना था। तो उस झंडे को फिर वहाँ पे जो मुखालिफिन है, जो प्रीवियस रिजीम के लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया कि पाकिस्तान का एजेंडा अफगानिस्तान आ गया है, पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता वहाँ पे कब्जा कर रहा है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा निगेट होता है। वहाँ पे जो लोग हैं जो आम, तो उनका रिस्पांस भी अच्छा था। और इस बार जो चूंकि वहाँ पे मैं चाहूंगा कि मैं इस्माइल अंदलीब साहब हमारे साथ काबुल से मौजूद है। जिस तरह मैंने शुरू में मेंशन किया कि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, लोगों का जो सेंटिमेंट है, जो जिसको कहते हैं ना द वर्ड इन द स्ट्रीट्स, उस हवाले से मैं उनसे पूछना चाहूंगा। इस्माइल अंदलीब साहब, आप भी इसमें अपना इनपुट दीजिएगा। ख़वातीन हज़रात साथ साथ बताता चलो, हमारे साथ डॉक्टर सजाद बुखारी भी इस वक्त फ़ोन कॉल पे मौजूद है। लेकिन इस्माइल अंदलीब साहब, आप बताइए, जो पाकिस्तान की तरफ से एक एड दिया जा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एक सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी कितनी एक्नॉलेजमेंट है, कितना इस चीज़ को सराहा जा रहा है, या फिर इसमें भी कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान को मजीद करने की ज़रूरत है टू कॉम्पनसेट ऑन दैट बिहाफ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको और आपके मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम अर्ज हो। पहली बात तो ये है कि एक हमसाया होने के नाते, एक पड़ोसी होने के नाते पाकिस्तान का ये इंसानी फ़र्ज था कि अफगानिस्तान में इतना बड़ा हादसा हो गया था और लोग यहाँ मुश्किल का सामना कर रहे थे, तो उसको ये करना चाहिए था कि अफगानिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाई। तो जो काम गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो पहला कदम उठाया है उसको सराहा जाना चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए। ये अफगानिस्तान के लोग भी कर रही हैं, यहाँ की हुकूमत भी कर रही है, और जो वाइज लोग हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि ये अफगानिस्तान के खैर और फलाह और बहबूद की वजह से है। दूसरी बात यह है कि ये जो यहाँ जो भी इमदाद आई है वो अकेले पाकिस्तान से नहीं आई है। आप देख रहे हैं दूसरी पड़ोसी ममालिक जो जैसे ईरान है, रशिया, चाइना है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, और इंडिया ने भी यहाँ ऐसे कुछ लोग भी अपने भेजे। आपको पता है इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान अभी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी एक टेक्निकल टीम जो ऑब्जर्व करे यहाँ की जो उन्होंने इमदाद भेजी है उसको ऑब्जर्व करे। पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं कह दूँ तो ये पाकिस्तान से अफगान आवाम और हुकूमत उसकी तशक्कुर कर रही है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गुलाम खान जो बंदर है वो उन्होंने खोल दिया, और पक्तिया से जो बॉर्डर है वो खोल दिए, जो कि कुछ लोग जो ट्रीटमेंट के लिए वहाँ जा रहे हैं तो उसके लिए आसानी हो। तो ये बात जो मेरे भाई भी कह दी कि एक झंडा उसकी एयरपोर्ट पे दिखाई दिया गया था एक तस्वीर में, और उसके साथ तालिबान का या अफगानिस्तान के इमारत का एक झंडा था, तो वो कुछ लोगों ने उछल दिया। ये इस बात को भी सोशल मीडिया पर या पर न्यूज़ में, क्योंकि ये नहीं करनी चाहिए थी। ये एक अलग बात है, और इस पर अगर बात करें तो मेरे ख्याल में इस पे जो इमदाद आ रही है वो मुतासिर होती जा रही है। अगर हम इसको इग्नोर करें और मीडिया पर इस पर बात नहीं करें तो मेरे ख्याल में ये अच्छी पॉइंट होगी। सही, बिल्कुल सही आपने मेंशन किया कि इन चीज़ों को इग्नोर करें और इसका ज़्यादा अगर हम मीडिया पे पब्लिसाइज ना करें तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें निगेट होना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर सजाद बुखारी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ऑल्दो आप इस वक्त सिटी में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आपने प्रोग्राम में शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपसे भी मैं पूछना चलूँ कि एक ऑब्वियसली एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी चल रहा होता है, उसको नेगेट करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रहती हैं, सोशल मीडिया पे अलग चल रहा होता है। हमेशा से एक सेंसिटिव पॉइंट रहा है अफगानिस्तान की पब्लिक की तरफ से कि पाकिस्तान की ओवर इन्वॉल्वमेंट पे एक नेगेटिव बैकलैश आता है। तो ये ओवर इन्वॉल्वमेंट पे ऑब्वियसली एक रही है, एक मसला रहा है, लेकिन साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन एड के ज़ुमरे में हमने ओवर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, बिकॉज द मोर वी गेट इन्वॉल्व उतना ज़्यादा उनकी मदद होगी। तो इसके अंदर पाकिस्तान से एक तो ह्यूमैनिटेरियन एड में तो चले जो हम कर रहे हैं सो कर रहे हैं,
लेकिन इसमें हम प्रोपेगेंडा के साथ केयरफुली कैसे हम टैकल करें ताकि हमारी परसेप्शन भी पॉजिटिव जाए, और हमने इस चीज़ को मार्केट भी तो साथ साथ करना है कि व्हाट वी आर डूइंग नीड्स टू बी पब्लिसाइज। तो इस हवाले से मजीद हमें अपने एंड पे और क्या करने की ज़रूरत है सर, मीडिया के ऊपर या फिर गवर्नमेंट लेवल पे? बहुत शुक्रिया केवान हामिद आपका। और मैंने गुफ्तगू सुनी अपने भाई सैयद वकास शाह की और इस्माइल अंदलीब की। उनकी बातों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, मैं उसको इंडोर्स करूंगा और उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए खासतौर पर केवान आपको पता है हमने बारहा और मुतादिद शोज में इस चीज का जिक्र किया है कि पाकिस्तान अपनी पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने के लिए उसे तवील मुद्दती एक हिकमत अमली अपनानी होगी, जिसमें खासतौर पर जो स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, वो लोग जैसे कि पेशावर स्टूडियो में इस वक्त हमारा वकास शाह बैठा हुआ है, इस्माइल बैठे हुए हैं, इसी तरीके से हमारे यूसुफ जई साहब हैं, हमारे हसन खान हैं, हमारे बहुत सारे और लोग हैं। मैं ये आपको सिर्फ कुछ मिसालें दे रहा हूँ कि इनका एक डेलीगेशन तश्कील दिया जाना चाहिए जो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जाके बिल्ड करे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से वकास शाह ने भी बात की कि एक मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है, और अब भी अशरफ गनी और उसकी बकाया जात और अशरफ गनी के जो लोग हैं हामिद करजई के, वो अब भी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल है और वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। और ये पाकिस्तान की जिस ह्यूमैनिटेरियन एड की आप बात कर रहे हैं, जिस इंसानी इमदाद की बात कर रहे हैं, वो इसे जोड़ देंगे किसी न किसी मुनज़्ज़म साजिश के साथ और ये कहेंगे कि इसमें भी शायद पाकिस्तान का कोई मफाद होगा। लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक मेजर स्टेक होल्डर है इस पूरे खित्ते में, जैसा कि ईरान है, चाइना है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स है। इसी तरह पाकिस्तान बड़ा एक अहम स्टेक होल्डर है, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान पर असरअंदाज होती है। अगर वहां पर किसी किस्म का कोई डिजास्टर आए वो भी असरअंदाज होता है। दहशतगर्दी के वाकयात, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात को बढ़ा देते हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ना भी दिखाए तो अपने बरादर इस्लामी मुल्क के साथ उन्होंने और पाकिस्तान ने, हम सब ने मिलकर उनकी मदद करनी है। इवन कि आपको याद होगा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उसने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम नहीं चाहते कि हम पैरासाइट बने या डिपेंडेंट बने, वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें एड नहीं, हमने ट्रेड करनी है। वो ट्रेड के ख्वाहिशमंद है, ख्वाहा है, तो उनको फैसिलिटेट करने की जरूरत है। बदकिस्मती से जिसने अफगानिस्तान की तबाही का जो जिम्मेदार है वेस्ट और नेटो, जिसने अफगानिस्तान को आज इस नहज पे ला खड़ा किया कि अफगानिस्तान जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अब अफगानिस्तान को बेल आउट नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान की तबाहकारी और अफगानिस्तान की तबाही में अमेरिका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुलविस रहा है। तो अफगानिस्तान में यूएन कहां है आज अमेरिका कहां है, नेटो कहां है? ये दिस इज द सब्जेक्ट जहां मैं आगे लेके जाना चाहूंगा इस कॉन्वर्सेशन को, लेकिन अभी हमने एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद जरा एक ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ को देखेंगे। हमने नेबरली लेवल पे देख लिया कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, जो बाकी जो वेस्टेड इंटरेस्ट जिन ममालिक के हैं, जो इस रीजन से जिनका ताल्लुक है, वो इसके अंदर किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ऑन अ वेरी लार्जर स्केल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं और जो रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अफगानिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है कि दे नॉट केपेबल इनफ ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स इन दिस नेचुरल डिजास्टर, तो उनकी जिम्मेदारी क्या है और उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं। ये सब कुछ होगा ओवर द फेंस के अंदर एक छोटे से वक्फे के बाद। मेरा नाम है केवान हामिद, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ओवर द फेंस। मेरा नाम है केवान हामिद। हम डिस्कस कर रहे हैं जो इस वक्त डिज़ास्टर चल रहा है जी अफ़गानिस्तान के अंदर। एक क्राइसिस है अफ़गानिस्तान के अंदर, ह्यूमैनिटेरियन एड की अशद ज़रूरत है। नेबरिंग कंट्रीज़ अपनी कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, स्पेशली पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन के हवाले से हमने ब्रेक पे जाने से पहले कुछ जिक्र किया। जो इंटरेस्ट है इस रीजन के ममालिक के अफ़गानिस्तान के अंदर, और इंटरेस्ट डेफिनेटली मैं इंटरेस्ट का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जब अमन होता है एक मुल्क के अंदर तो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ पे भी एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। जब सिचुएशन ख़राब होती है एक मुल्क के अंदर, एक ओवरऑल उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बाकी ममालिक पे भी होता है, क्योंकि उनके बॉर्डर्स मिल रहे होते हैं, उनके साथ उनका ट्रेड भी इफेक्ट होता है एंड ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन भी इफेक्ट होती है। तो अफगानिस्तान के अंदर हालात बेहतर होना डायरेक्टली होली एंड सोली पाकिस्तान के ऊपर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। एंड हाँ, इसको अगर आप नेगेटिव प्रोपेगेंडा में लेके जाएं तो लोग इसको ऐसे परसीव करने की कोशिश करेंगे, बल्कि ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के इसके अंदर कुछ ही मकासद हैं जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं। मकासद जो भी हो, अगर वो मुल्क की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। एंड अगर एक का नुकसान किए बगैर अपना फ़ायदा होता है, बल्कि उसका फ़ायदा साथ साथ चल रहा हो,
देन देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। आई थिंक इसी के बेसिस पे फॉरेन पॉलिसीज़ भी बनती है, इसी के बेसिस पे जो एक सिचुएशन है आपकी बाकी कंट्रीज़ के साथ जो एक रिलेशनशिप है वो भी पॉजिटिव होती है। प्रोग्राम में अभी तक जी हमें सैयद वकास शाह साहब ने, इस्माइल अंदलीब साहब ने काबुल से, वकास शाह साहब ने पेशावर से और सजाद बुखारी साहब ने क्वेटा से अभी तक हमें इनपुट दिया है। प्रोग्राम में हमें जॉइन हसन खान साहब ने भी किया है, उनसे भी उनका ओपिनियन लेंगे एंड पूछेंगे कि वो इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। थोड़ा सा प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले हमने जिक्र किया कि जिन कंट्रीज़ ने, जिन इंस्टीट्यूशंस ने, जिन रोल प्लेयर्स ने, स्टेक होल्डर्स ने अफगानिस्तान को इस सिचुएशन पे पहुंचाया कि आज वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, अपने लोगों का ख्याल उस तरह नहीं रख सक रहे और एड की ज़रूरत उनको पड़ रही है, हेल्प की, सपोर्ट की, इकोनॉमिकली एंड एड वाइज भी अगर उनको ज़रूरत पड़ रही है, उनकी ज़िम्मेदारी क्या बनती थी, उन्होंने कितनी अभी तक निभाई है और मज़ीद उनसे क्या एक्सपेक्टेशन। और इस हवाले से कितना डिस्कोर्स किया जा रहा है। हसन खान साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया, हसन खान साहब से भी इस हवाले से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हसन साहब, आपने रिसेंटली चार्ज द अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान, उनसे भी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें जिक्र भी की कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या, कितना डिज़ास्टर स्ट्रक हुआ है, कितना लोग इफेक्ट हुए हैं, उसके अंदर पाकिस्तान ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ये सारी डिस्कशन पॉइंट्स तो उसके अंदर छेड़े गए हैं। लेकिन सर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि उसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और किस किस से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। पाकिस्तान का जिक्र हो गया सर प्रोग्राम के अंदर, बाकी जो अगर हम अमेरिका का जिक्र करें, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, अमेरिका का अगर जिक्र करें तो वहाँ कितनी एक्सपेक्टेशंस है और उस पर कितना उतरता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका व्हेन इट कम्स टू कंट्रीब्यूटिंग इन दिस क्राइसिस। बहुत शुक्रिया भाई। मेरे ख्याल में जिस तरह आपने किया इस इवेंट के, स्पेशली वो ममालिक या वो रियासती या वो कैरेक्टर्स जिनकी वजह से अफगानिस्तान की यही सिचुएशन है जो अभी हमें नजर आ रही है, उनकी क्या जिम्मेदारी है। डेफिनेटली पाकिस्तान के हवाले से एक बात कहूँ कि जब अफगानिस्तान के सारे दरवाजे बंद हो गए, जब सब ममालिक ने मानों को वीजे जारी करना बंद किए, जब उनके जो पड़ोसी ममालिक है अफगानिस्तान के जो तकरीबन 6 है सब ने बॉर्डर्स बंद किए, तो पाकिस्तान ने नस्ल मसीह और पॉइंट्स खोल दिए। इस तरह गुलाम खान अखरला जी का इसको मजीद मतलब 2 के बजाय जो पहले 2 थे, चमन बॉर्डर का और साथ जो है ये तुरखम का, तो मजीद 3 बॉर्डर खोल दिए और 3 और काम हो रहा है। इस तरह एक लिबरल वीजा पॉलिसी अडॉप्ट की, ऑनलाइन वीजा पॉलिसी अडॉप्ट की और लाखों की तादाद में समझता हूँ कि अफगान जो है वो पाकिस्तान आए। लेकिन अभी पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे आप जो भी मसला है, गुर्बत है, वहाँ पे सेहत के हवाले से, हालत के हवाले से ट्रेन हुए हैं, वहाँ पे इकोनॉमी जो है ना वो स्ट्रिंग कर गई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से उसको मुकम्मल पर आइडेंटिफाई किया गया है और ये सिर्फ एक जद जो मैं समझता हूँ इसमें किया गया। देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल लड़ाई की और अमेरिका ने अफगानिस्तान के तालिबान के साथ जिनके खिलाफ वो 20 साल लड़ते रहे, उनके साथ 20 महीने मुज़ाकरात किए और उस मुज़ाकरात के नतीजे में उनके साथ एग्रीमेंट भी हुए और एग्रीमेंट को बहुत ज्यादा जो फन फेयर के साथ उनको दुनिया इंटरनेशनल दुनिया ने जो है ना मुख्तलिफ टेलीविजन पे लाया देखा। लेकिन जब तालिबान की हुकूमत आई, हमारे की हुकूमत आई, तो फिर ये कहा गया कि नहीं हम तो ये नहीं चाह रहे, तो आप 20 महीने डिस्कस क्या कर रहे थे। अभी जो अमेरिका की पॉलिसी है, अमारत के साथ आपकी लगती है या नहीं लगती है, तालिबान आपको अच्छे लगते हैं, बुरे हमें कैसे लगते हैं, लेकिन ये जो मसला है कि ये अफगानों का मसला है। ये 4 करोड़ या 4 करोड़ 40 मिलियन अफगान जो है उनका मसला है। तालिबान होंगे या नहीं होंगे, अमारत होगी या नहीं होगी, लेकिन अफगानिस्तान होगा। उनकी जो अफगान है वो होंगे, वो कहीं नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने जब 20 साल they were having a license to kill, वो अंग्रेजी में कहते हैं, दुनिया की the most sophisticated war machinery जो है उसको अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया गया या आजमाया गया। अब जब मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान के चप्पे को जो है उसको ना खुल रहा, ना कुछ रहा, ना बिल्डिंग रहे और मिलियन से ज्यादा अफगान जो है जंग का शिकार थे और 1.1
said that we have nothing to do with Afghan and let the Afghan जो है make their own house in order. मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती है। दूसरी साइड पे आपने जो जलजला आया जिसमें तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट जो है को बहुत ज्यादा मुतासिर किया, हजारों की तादाद में कहते हैं कि घर जो है वो हो गए, तबाह हो गए हैं, हजारों की तादाद में 1500 के करीब लोग मारे गए। मैं समझता हूँ कि अभी उनको तालिबान के साथ पॉलिसी, अमारत के साथ पॉलिसी, मेरे ख्याल में इस वक्त एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो कि अफगानिस्तान में इमर्ज हो रही थी। यहाँ पे हमें सियासत से निकल के ह्यूमैनिटेरियन सोचना होगा और लिबरली हमें अफगानों की मदद करनी पड़ेगी। इसी चीज के हवाले से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर जो एक एक्सपेक्टेशंस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर द मोर द बेटर एक सिचुएशन है कि जितना हेल्प मिल सके, जितना एड मिल सके, जितना सपोर्ट मिल सके, दैट वुड बी इंकरेज्ड एंड ऑब्वियसली उस तरफ से ओपन आर्म्स में एक्सेप्ट भी किया जाएगा। इस्माइल अंदलीब साहब, ये जो एक अंग्रेजी की कहावत होती है वंस बिटन ट्वाइस शाय, इस तरह की रिलेशनशिप अमेरिका के साथ तो स्पेशली अफगान तालिबान की तो एक रह चुकी है, तो इस सिचुएशन के अंदर अमेरिका से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या पब्लिकली एक उधर एक सेंटिमेंट है कि अमेरिका से अंडर ऑल द सिचुएशन एंड कंसिडरिंग द रीसेंट पास्ट जहां सैंक्शंस भी लगी गई हैं और वो शेयर भी नहीं दिया गया अफगान कौम को जो उनका बनता था, अब इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर अगर कोई अमेरिका की तरफ से मदद आती है तो इसको किस तरीके से सराहा जाएगा, किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा वहां पे? जी, एक तो अमेरिका का पॉलिटिकल स्टांस है और दूसरे जो अफगानिस्तान की आजकल की ज़रूरतें हैं ज़लज़ले के हवाले से, ये दो अलग चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। ये एक बहरान आ चुकी है, ये तो चंद दिन रहेंगे, लोग बेघर हो चुके हैं, घर मिल जाएंगे, उनको सेटल हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो रिलेशनशिप है, उनकी ताल्लुकात है, वो अलग बात है। आज ही अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्तकी, वो कतर गया है और वहाँ अफगानिस्तान के लिए अमेरिकन जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे उनकी मुलाकात की और आइंदा के बारे में वो बात करेंगे। इसका एक जुज़ ये भी है जो अफगानिस्तान के एसेट अमेरिकन बैंक्स में फ्री हो चुके हैं, उसका कुछ हिस्सा रिलीज किया जाए और अफगानिस्तान में उन कामों पर लग जाए जो पब्लिक के बेनिफिट में, तो ये भी उनका एक हिस्सा है। खुसूसन इस हवाले से जो आज अफगानिस्तान में ये ज़लज़ले की बात हो रही है और उन्होंने भी ये फील किया है कि उसकी ज़रूरत है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल में और जितना मैं इसको स्टडी किया है, मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान के तालिबान से कुछ शराइत पर बातचीत किया जाए और आइंदा उसकी आपस में ताल्लुकात बेहतर किया जाए। जैसा कि कुछ दिनों पहले एक ग्वांटानामो बे से एक डिटेनी भी था, वो भी अफगानिस्तान को हवाले कर दिया कतर में और उसको अफगानिस्तान लेकर आए। आप अगर बात करेंगे, ये दोनों मेरे ख्याल में अगर आज बात हो रही है एड पर और इमदाद पर, तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन या ताल्लुकात एक अलग अलग की, बिल्कुल सही है। एड की बात हो रही है, दैट शुड बी कंप्लीटली डिटैच। जो एक पॉलिटिकल डिफरेंसेस है उससे बिल्कुल बालातर होकर इन चीज़ों पे डिस्कशन होनी चाहिए, बल्कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, बिकॉज इंसानी जान इसके अंदर इन्वॉल्व है और इसमें पॉलिटिकल गेम्स एंड जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसको नहीं डिस्कस करना चाहिए। वकाश शाह साहब, सबसे ज़्यादा वेस्ट की तरफ से क्रिटिसिज्म आता रहा है जिसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा हाइप भी दी गई है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया है अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर, जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो है फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट इन सर्टन मैटर्स। एजुकेशन के हवाले से कहा जाए या फिर डेली रूटीन के अंदर कहा जाए, फीमेल्स पे एक बहुत ज़्यादा जी क्रिटिसिज्म आती है कि अफगान तालिबान हैव नॉट बीन वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट रिगार्ड। तो ये वेस्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें, अगर एड की बात करते हैं तो यहाँ भी जो ख़वातीन हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एक कंसिडरिंग द कल्चर ऑफ दैट एरिया बहुत ज़्यादा फीमेल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है इस वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट की, जिनको ज़रूरत है मेडिकल अटेंशन की। तो वहाँ अगर फीमेल्स को डिस्करेज किया जाता है काम करने के लिए, अगर ये सिचुएशन है, फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी सिचुएशन फॉर द पीपल ऑन ग्राउंड जो अफेक्टेड है। तो इस हवाले से किस तरह टैकल करेगी अफगान तालिबान?
केवन साहब, बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल एक अहम इशू है कि वेस्ट की तरफ से तो बिल्कुल चाहे इन पे क्रिटिसिज्म आए, चाहे इन पे प्रेशर आए या ना आए, लेकिन मैंने जो 2 दिन काबुल में गुजारे हैं गुज़िश्ता हफ्ते, तो आप यकीन करें जो आम अफ़गान पॉपुलेशन है अफ़गानिस्तान काबुल की, तो वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही है तालिबान से इस मामले पे कि जो 6 ग्रेड से ऊपर या 6 ग्रेड के स्कूल हैं गर्ल्स, तो वो अभी तक बंद है। अभी तक अफगान तालिबान ने अगर वादा भी किया था कि हम खोलेंगे, शराइत बराबर करेंगे, इनके लिए हम अरेंजमेंट्स करेंगे, लेकिन वो अभी तक उन्होंने नहीं खोले। अब भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कुछ सर्कल्स की जानिब से तालिबान पर कि लड़कियों के स्कूल ना खोलें। एक तरफ तो ये इशू है, दूसरी तरफ जो ख़वातीन का काम या जो उनके जॉब्स थे अफ़गानिस्तान में, बहुत ज़्यादा अशरफ गनी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ख़वातीन वो एम्प्लॉयमेंट कर रही थी, कारोबार बिजनेसेस कर रही थी, वो तकरीबन घर पर बैठ गई हैं वो सारी ख़वातीन। ये जो होकोस्त पख्तिया और वहाँ पे ज़लज़ला आया, तो वहाँ पे उन लोगों का कहना था कि आप हमें फ़ीमेल डॉक्टर्स भेजें, हमें फ़ीमेल नर्सेस भेजें, ताकि हमारे घरों में जाके हमारे जो ख़वातीन हैं उनका इलाज कर सके। तो अगर आप तालिबान से ये क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो फिर वो दूसरे जो ममालिक हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, दूसरे जो ममालिक है, तो क्यों अपनी ख़वातीन को आपके इलाकों में भेजेंगे जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर की शक्ल में, नर्सेस की शक्ल में। ये सोचना है अफ़गान तालिबान को, अमारत इस्लामी को, कि इन्होंने अपने बच्चियों को तालीम के लिए छोड़ना या नहीं छोड़ना। अगर ये तालीम के लिए बच्चियों को नहीं छोड़ेंगे, उनके स्कूल कॉलेजेस नहीं खोलेंगे, तो फिर अफ़गानिस्तान को एक मेरे ख्याल में ये जो जिस तरह भी जो सिचुएशन का सामना करना पड़ा, तो ये मज़ीद भी जो क्राइसिस खुदा न ख्वास्ता अगर आती हैं तो फिर उनको और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से अफगानिस्तान के जो खासकर जो नॉर्थ की तरफ के लोग हैं, जो नॉन पश्तो स्पीकिंग है, जो उनका कल्चर थोड़ा सा लिबरल है, वो खासकर हज़ारा जो वो अपने जो फीमेल हैं, जो बच्चियां हैं, उन पर उनके तालीम पर बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो बेचते हैं और वो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं। तो वो लोग भी नाराज़ हैं तालिबान से इसी वजह से कि तालिबान सख्ती कर रहे हैं जो फीमेल एजुकेशन है इस हवाले से। तो ये इस तरह अगर जो क्राइसिस मैं ये इसी पे आगे एक्सटेंशन में इसी टॉपिक पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा ग्लोबल टॉपिक है, इस पे भी मैं डॉक्टर सजाद बुखारी आपका इनपुट लेना चाहूँगा इसके हवाले से। जहाँ एड के अंदर पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ऑब्वियसली हमारी टॉकिंग टर्म्स भी हैं, हमारा एक इन्फ्लुएंस भी है, एक मेजर रीजनल रोल प्लेयर होने के नाते, तो इस फीमेल सब्जेक्ट के ऊपर हम कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बल्कि अगर हम एड भी भेज रहे हैं तो इसमें हम कितनी अपनी तरफ से कोई ऐसी इंडक्शन कर सकते हैं ताकि वहाँ जाके एक सपोर्ट हो सके। डज पाकिस्तान हैव अ रोल टू प्ले इस रिगार्ड के अंदर? अच्छा केवान हामिद, एक तो मैं अपने तमाम पैनलिस्ट से बसद एहतराम, क्योंकि सबका अपने अपने सब्जेक्ट पे बहुत ग्रिप है, बहुत अरसे दराज से फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह हालात और वाकयात को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। आई एम वन ऑफ देम कि जिसने अफगानिस्तान के न सिर्फ अंदर के हालात बल्कि अफगानिस्तान की ओवरऑल पूरी सिचुएशंस पे हमेशा मेरा फोकस रहा है। तो एक बात हमें समझने की जरूरत है कि ये जो खवातीन के या वुमेन राइट्स के हवाले से जो बातें अब तक की गई हैं और एक मुनज़्ज़म जो प्रोपेगेंडा किया गया है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, ये दुनिया का जो दोहरा मयार है और दुनिया को अफगानिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स को भी समझना होगा, रीजनल और खास तौर पर वहाँ के रिलीजियस जो सेक्टर है उसको समझना होगा। पूरी दुनिया में आप देखें कि इस वक्त 23 के करीब ऐसे ममालिक हैं जहाँ खवातीन के हवाले से एक ऐसा नारवा सलूक इख्तियार किया गया है, जिसमें हमारा एक नेबर कंट्री हिंदुस्तान है, जहाँ पर खवातीन के हुकूक और वहाँ पर जिस तरीके से मजहबी आज़ादी के हवाले से बिल्कुल उस खवातीन को, जिनमें दलित खवातीन भी हैं शामिल हैं, उनके साथ जो सलूक इख्तियार किया गया है। इसके अलावा आप यूरोप के कुछ ममालिक उसमें शामिल हैं और इवन की गल्फ, बदकिस्मती से हमारे गल्फ की जहाँ पे बादशाहत है वहाँ पर भी खवातीन के साथ कुछ इसी तरह का रोल किया गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम थोड़ा कंपैरिजन कर लें 90s के अशरे के तालिबान को और अब के तालिबान, जिन्होंने आते साथ ही खवातीन के हवाले से बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं कि हमें बदकिस्मती से हमारा तकिया जिन ममालिक पर है जो कि एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए, आप 20 साल तक अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करते रहे और आपने ये कहा, आखिर में आके बाइडन ने ये फरमा दिया कि जी हम अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं आए थे, बल्कि हम तालिबान के खात्मे के लिए, अलकायदा के खात्मे के लिए आए थे, जो हमने करके दिखाया। ना ही उन्होंने नेशन बिल्डिंग पे काम किया और ना ही, और बदकिस्मती से यहाँ पर मैं आपको एक हवाला जरूर देता चलूंगा क्योंकि मैं कुछ यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। हम भी जानते हैं, हसन खान जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वकास भी जानता है, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, कुछ ऐसे अफराद थे
जो अफगानिस्तान के अंदर होने वाले जो हमले हुआ करते थे, जो तालिबान की जानिब से रद्द अमल आता था, उसे दहशतगर्दी की टोकरी में डाल देते थे और उसे दहशतगर्दाना कार्रवाई कहते थे। जबकि अमेरिका की जानिब से जब एम्बुलेंस पे, अस्पतालों पे, खवातीन के मराकज पर हमले होते थे तो उस पर उन्होंने एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई थी। सही तो है। मैं ये समझता हूँ हमें समझना हसन होगा खान कि साहब, हम इस फौरन हवाले से तालिबान से देखिए, तवक्कुआत रखते हैं। हसन खान साहब की तरफ मैं आता हुआ चलूँ सर, इस हवाले से हमने बड़ा न्यूट्रल होकर भी एक अपना एक ओपिनियन दिया है, एक जर्नलिस्ट होकर एक अपना ओपिनियन देते हैं, वी रीड डिफरेंट आर्टिकल्स एज वेल, सोशल मीडिया पे भी जो आ रही होती हैं चीज़ें, मुख्तलिफ जो बहुत पॉपुलर वेस्टर्न प्राइवेट मीडियाज़ हैं वो भी इसके हवाले से बहुत करते हैं। फिर इस तरह की कुछ आवाज़ें दिखाई जाती हैं प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने के लिए, जो ऐसे दिखाया जाता है कि उनका वहीं से ताल्लुक़ है, वहीं की ख़वातीन है फॉर दैट मैटर। अभी रिसेंटली बीबीसी का मैं जिक्र करूँगा कि कुछ ऐसी ख़वातीन के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं जो ख़ुद अपना जी बता रही होती हैं, अपना आंखों देखा हाल या फिर अपना हवाला दे रही होती हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये खौफ की सिचुएशन है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। सर ये जो रोल प्लेयर्स होते हैं जो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के बहाने, विमेन राइट्स के बहाने ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं जिससे पूरी सिचुएशन को एक पर्टिकुलर एक शक्ल दी जाती है। तो इन एसेट्स को, इस तरह की चीज़ों को हम कैसे टैकल कर सकते हैं सर इन सारी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स भी इन्हीं ह्यूमन स्टोरीज के बेसिस पे फिर आगे चलते हैं। देखिए किवान, इसमें शक नहीं कि इसमें प्रोपेगेंडा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन अभी वकास शाह ने जिस तरह कहा कि वो 2 दिन इसने काबुल में गुजारा, इससे पहले भी वकास भाई ने जो है जब अगस्त में तालिबान ने टेक ओवर किया तो उस वक्त उसके बाद भी वहाँ पे काफी वो रहे और उसने सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व किया। देखिए इसमें डेफिनेटली प्रोपेगेंडा हो सकते हैं, लेकिन कौन दे रहा है ये प्रोपेगेंडिस्ट के लिए जो है मौत कौन दे रहा है? जिस तरह वकास शाह ने कहा कि आज भी आप काबुल में और अफगानिस्तान में छठी जमात से ऊपर जो है वो तालीम की इजाजत नहीं है। इसी तरह तालिबान की तरफ से ये बयान आना कि खातून जो है ना वो 30 किलोमीटर तक बगैर मुआरफ के जा सकते और जब 31 किलोमीटर, लेट से मैं वैसे कह रहा हूँ, उसने सर्टन वो कर दिया कि इसके बाद जो है उनके साथ मुहर्रम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। अब उनके देखिए ये मतलब कि दोनों साइड से जो है वो नफरत की बुनियाद पे तालिबान ने जो ज्यादातर फोकस किया है, जैसे कि अफगान कल्चर में सारा वेक्टर है या टारगेट है वो या इस्लाम में वो खातून है, उनको थोड़ा सा गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए। उनको जो है इन चीजों में रह के कि किसने मतलब कि इंडिविजुअल फोकस जिसको हम डिसीजन कहते हैं या एथनिक वाले या जो है मुखालिफी के हवाले से उन्हें काफी इम्प्रूवमेंट की है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि परसों में एक साहब के साथ बैठा था जो कि ये जो तहरीक तालिबान के साथ जो डरने के लिए वो काबुल गए थे, उसने कहा कि उसके बाद मैं काबुल शहर में गया, घूमा फिरा, उसने कहा कि मैंने देखा कि काबुल की जो हालत है वो ऐसी नहीं है जो यहाँ पे, या जिस तरह आपने कहा कि सर्टेन मीडिया सेगमेंट में उसको जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है। उसने कहा कि मैंने खबर देखे कि वो मार्केट जा रही थी सॉरी। इसी तरह उसने कहा कि मैंने और तो सेक्स के लोग या माइनॉरिटीज के लोग थे उनको भी मैंने देखा। तो मतलब इस प्रोपेगेंडा है, लेकिन तालिबान को ऐसे गवर्नर जो है गवर्नेंस के हवाले से उसको वहां पे ज्यादा होनी चाहिए। जो छोटी छोटी चीजें मेरे ख्याल में इस्लाम जो है वो तकरीबन 40-45 ममालिक में पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो है क्लेम करता है कि इस्लाम हमारा नहीं है और इस्लाम ममलिकत है, इस्लामी ममलिकत है। तो वैसे मतलब प्रोपेगेंडा है, लेकिन ये जो छोटी चीजें हैं ये इतना ओवरराइडिंग है कि वो जो अफगानों के जो असल मसाइल है वो ज़िलज़ले के अलावा भी आप देखें वो वहाँ पे पॉवर्टी जो है 50% जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। इस तरह वहाँ पर अद्वियात नहीं, आपने उनको आइसोलेट किया है। बैंकिंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल आपने क्रैश कर दिया के दुनिया के साथ वो ट्रैक नहीं कर सकते। ये जो पॉलिसी है वो फर्दर रिएक्शनरी बना देती है तालिबान को या जो से। तो मैं समझता हूँ कि दोनों साइड से एक तो खवानीन का मसला है, इंसानी हकूक का मसला है,
दोनों साइड से फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस हवाले से मैं अभी हमने एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया, जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है जिसके हवाले से इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है इस्माइल अंदलीब साहब जो काबुल में मौजूद है, उनसे बेहतर मेरे ख्याल से इस पर कोई कमेंट्री नहीं कर सकेगा, एंड दैट वुड बी मोर ऑथेंटिक देन एवरीबडी टॉकिंग अबाउट इट राइट नाउ। लेकिन हमारे प्रोग्राम के आज के प्रोग्राम के अंदर खास बात यह कि आज हमने इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा और काबुल, 4 मुख्तलिफ शहरों को और एक मुख्तलिफ मुल्क को इसके अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है। तो सारी सिचुएशन हमें मुख्तलिफ इलाकों से एंड विद देयर ओन ओपिनियन एंड देयर इनसाइट साथ साथ आ रही है। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद इस्माइल अंदलीब साहब से पूछेंगे एक्चुअल सिचुएशन है क्या, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से इशूज़ हैं वहाँ के लोगों के लिए, ज़्यादा चीज़ पे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये जो एक विमेन राइट्स है इसके जो एक चीज़ चल रही है ये असल में कितनी ज़्यादा एक शिकार है प्रेशर का, कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ये हम पूछेंगे इनसे एक छोटे से वक्फे के बाद। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ओवर द फेंस। मेरा नाम है केवान हामिद। हमारे पास वक्त जी बहुत कम रह गया है। जाते जाते मैं चाहूँगा इस्माइल अंदलीब साहब, आप इस वक्त काबुल में मौजूद हैं, हमने सारी डिस्कशन की है, अपना ओपिनियन दिया है, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक तजर्बे के हवाले से जो भी हम गैदर कर रहे हैं, मीडिया पे डिस्कशंस चल रही होती हैं, हम अपना उसके बेसिस पे अपना एक इंसाइट दे देते हैं, अपना ओपिनियन दे देते हैं। सर आप इस वक्त काबुल में मौजूद हैं, आपका सहाफ़त से भी ताल्लुक़ है, सर एक्चुअल सिचुएशन के हवाले से हमें बिल्कुल अगर ट्रांसपेरेंटली आप बता सकें, जैसे हमने एक वुमेन राइट्स के इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है कि इस पर बड़ी बातें होती हैं, इसके हवाले से बताएं, और एक्चुअल इस वक्त ज़रूरत क्या है, सबसे ज़्यादा उधर किस चीज़ की ज़रूरत है जिसके हवाले से मीडिया पे आके हमें जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। सर ये जो बात हो रही है वुमेन एजुकेशन की, इस तरह ह्यूमन राइट्स की, ये बातें जुज़वी हद तक ठीक है, इसमें हकीकत है, सदाकत भी है। ऐसे केसेस हो रहे हैं जहाँ लोग टॉर्चर की गए है या कोई दूसरे केसेस आ चुके हैं। काबिल ही में ऐसे केस हुई है जो हुकूमत ने, तालिबान की हुकूमत ने बताई है कि हम इस पर तहकीकात करेंगे और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम अगर कह सकें कि यहाँ जंगल के कानून आ चुके हैं। मैं जब आते जाते हूँ सुबह शाम तो मैं देख रहा हूँ ये लड़कियां जो है वो यूनिवर्सिटी जा रही हैं, हमारे खुद लोग भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, पहचान लोग भी हैं, वो अपने बेटियों को और बहनों को इजाज़त देते रहे हैं और तालिबान ने भी उसको स्कूल के रखे है। इस तरह 6 क्लास तक जो लड़कियां हैं वो स्कूल भी जाती है। ये अब अंदाजा नहीं कि 6 से 12 क्लास तक ये क्यों बंद रखी गई है। एक दफ़ा एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये ऐलान किया भी कि हम इसको ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं खोले। और उसी दिनों में कंदाहार में शेख अहमदुल्लाह के सरबराही में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग की उसी दिन ऐलान हुआ कि ये स्कूल नहीं खोलेंगे 6 क्लास से 12वीं क्लास तक और यूनिवर्सिटी खुली। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि तालिबान इसके बारे में अफगानिस्तान के आइंदा और फ्यूचर के बारे पॉलिसी बनाए जो सबके लिए मंजूर हो। ठीक है, ठीक है, एक बात जो ठीक है सर, हमारे पास इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनपुट के लिए। आपकी इस पूरी बात के अंदर जो समझ मुझे आई है एज एन एंकर पर्सन राइट नाउ कि इक्का दुक्का सिचुएशन, इक्का दुक्का हवाला दे के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स का तो उसको बहुत जनरलाइज किया जाता है और अप्लाई कर दिया जाता है कि हर जगह यही सिचुएशन है। ओवरऑल पूरे मुल्क की ये सिचुएशन है। बहुत बड़ा मुल्क है जी, बहुत ज़्यादा हिस्से हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, डिफरेंट एक स्कूल ऑफ थॉट भी है। उसके अंदर जनरलाइजेशन करना मेरे ख्याल से बड़ी ज़्यादती होगी कि इट्स हैपनिंग एवरीवेयर। एंड जहाँ प्रोपेगेंडा होता है तो आपको नज़र यही आता है कि उसको जनरलाइज बहुत जल्दी कर दिया जाता है। हर जगह ऐसा हो रहा है। हाँ, इक्का दुक्का कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ विमेन राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, जहाँ एजुकेशन की जो एक राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, जहाँ बेसिक जो हकूक़ जिनको हम कहते हैं इंसानों के, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन उसको बिल्कुल जनरलाइज करके हर किसी पे अप्लाई करना, पूरे मुल्क पे अप्लाई करना और वहाँ की हुकूमत के ऊपर या फिर पॉलिसी मेकर्स पे अप्लाई करना थोड़ी ज़्यादती होगी। एंड इस पर हमें बहुत
न्यूट्रल होके, बहुत एक नॉन पार्टिसन होके ओपिनियन देना चाहिए मीडिया के ऊपर। जैसे कि सर इस्माइल अंदली साहब ने शुरू में बड़ी अच्छी बात की कि कुछ ऐसी नेगेटिव प्रोपेगेंडास को अगर हम मीडिया पे ना ही लाएं, इस पर डिस्कशंस ना करें, डिस्कोर्स ना करें, तो उनको उतनी हाइप भी शायद ना मिले, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको ज़्यादा स्पेस मिलना शुरू होगी मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद है हसन खान साहब, सजाद बुखारी साहब, वकास शाह साहब और इस्माइल अंदलीब साहब। आप सारों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। आई एम श्योर आपके जो डिफरेंट एक तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी सहाफ़ती एक्सपीरियंस भी है इस प्रोग्राम के अंदर, आपने उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड की। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप लोगों को भी इस प्रोग्राम के अंदर कुछ एडेड वैल्यू एडेड